आगे बच्चों, शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी ऑफ द रैंक 1। अगर आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो कितने भी ऑर्डर की हो लेकिन उसकी रैंक 1 नहीं आ सकती कभी भी। ये प्रूव करके दिखाने का, ठीक है। स्टेटमेंट लिख के देखो, शो दैट नो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स can be of the rank 1। ये आपको प्रूव करके दिखाना है बच्चों कि अगर आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो उसका जो रैंक आएगा वो 1 नहीं आ सकता। ठीक है, प्रूव करते हैं। देखो, आप कितने ऑर्डर की भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, और जनरल प्रूव कर देना। तो मान लिया मैंने 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली। अगर 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे, लेट ए बी द, आप क्या मान के चलोगे बताओ? अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो उसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स आ गए 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया h, यहाँ पर क्या आएगा? -h। यहाँ पर मैंने लिख दिया g, यहाँ पर मैंने लिख दिया f, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने ले ली, ठीक है बच्चों। ये जो h, g, f ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अब इसके बाद आप दिखा सकते हो कि जो a डैश है वो -a के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास जो a है वो आपने किस तरह की मैट्रिक्स ली है? स्क्यू सिमेट्रिक, आप लेके चले हो। अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो इसकी रैंक आएगी ना वो 1 नहीं आएगी, 1 आ ही नहीं सकती। देखो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं बच्चों। हो सकता है h, g, f तीनों के तीनों 0 हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो फर्स्ट केस मैं डिस्कस कर रही हूँ, जब आपके पास h इज इक्वल टू g इज इक्वल टू f, तीनों के तीनों क्या है? 0 है। अगर h, g, f तीनों 0 हुए तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी? 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गई, ठीक है। रैंक क्या है इसकी? 0। रैंक जब आप निकालोगे तो इसकी रैंक आ गई 0। फर्स्ट केस हमने लिया बच्चों, जब h, g, f तीनों के तीनों 0 हो। जब ये तीनों 0 है तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई? 0 मैट्रिक्स, और उसकी रैंक क्या आ गई? 0, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है h, g और f में से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो हो सकता है, 2 एलिमेंट नॉन जीरो, या फिर तीनों ही एलिमेंट नॉन जीरो, ये भी पॉसिबल केस है ना। तो मैं सबसे पहले एक पॉसिबल केस ये लेके चल रही हूँ कि कम से कम एक इनमें से नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो, ठीक है। सेकंड केस जो डिस्कस करेंगे हम, वो सेकंड केस जो डिस्कस करेंगे उसमें मान लिया एक नॉन जीरो है, ठीक है। एक नॉन जीरो बताओ कौन सा लेके चले? h, लेट h इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f और g 0 ले लो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो h अगर नॉन जीरो है बच्चों, हमें रैंक निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? माइनर निकालोगे। माइनर निकालोगे तो देखो माइनर क्या बनेगा इसका? हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर कौन सा है? 3 ऑर्डर का बनेगा ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। तो जब आप माइनर बनाओगे तो नंबर ऑफ रोज को तो 3 रखो, नंबर ऑफ रोज 3 रख के, और अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने पड़ेंगे आपको? 3 ही लेने पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। अगर क्योंकि डिटरमिनेंट निकालोगे ना, और डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है ना, तो नंबर ऑफ रोज अगर आपने 3 ली है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही लेने पड़ेंगे। और अगर ये 3 ली है 3 क्रॉस 3 का माइनर निकलेगा, वो तो यही मैट्रिक्स आ गई, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट जब आप निकालोगे तो 0h, अब की बार ये तो 0 ले रखी हमें, है ना, f और 0 0 है, ये 0, फिर -h 0 0 0 0 0। अब एक बात बताओ, डिटरमिनेंट में थर्ड रो पूरी 0 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा?
0। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कौन सा था, M1, और वो आ गया 0। ये 0 आते ही हमें क्या पता चल गया बच्चों कि जो इस मैट्रिक्स की इसकी जो रैंक आएगी ना वो 3 नहीं हो सकती। बस इतना पता चल गया कि वो रैंक 3 नहीं आ सकती। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। सेकंड केस, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, इसके बाद टू ऑर्डर के माइनर देखोगे, और टू ऑर्डर के माइनर आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से एक ऐसा माइनर ढूंढ पाओ जो नॉन जीरो आ जाए आपके पास, तो बस वही से बोल देंगे रैंक 2 आ गई, ठीक है। नहीं तो आप सारे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एक बात देखो, अब की बात क्या है बच्चों, ये 0 बन रहा है, ये 0, ये 0, ये 0। तो जब आप ये माइनर लेके चलोगे, जब आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया और फिर जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनी उसका डिटरमिनेंट आपने निकाला, तो इसको मैं लिख रही हूँ M2। M2 क्या आएगा, 0 माइनस H, H 0, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से बताना क्या है डिटरमिनेंट, H स्क्वायर, और H तो आप नॉन जीरो लेके चले हो, H अगर नॉन जीरो है तो H स्क्वायर भी नॉन जीरो है, तो यहाँ से ये आ गया नॉट इक्वल टू। अब रैंक क्या आ गई इसकी, 2 आ गई ना। क्यों है ये 2, क्योंकि एक माइनर हमें 2 ऑर्डर का नॉन जीरो मिल गया, और 2 से बड़े ऑर्डर के माइनर, 2 से बड़ा ऑर्डर यहाँ पे 3 ही एग्जिस्ट कर रहा है। 3 ऑर्डर का अगर कोई माइनर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सारे जीरो होंगे, तो यहाँ पर एक ही एग्जिस्ट कर रहा था और वो जीरो ही है, ठीक है। तो इस केस में जो रैंक आ गई वो 2 आ गई। अब एक बात देखो, जब आपने तीनों एलिमेंट जीरो लिए तो रैंक आई 0। जब आपने एटलीस्ट 1 नॉन जीरो लिया, H की बजाय आप F और G भी नॉन जीरो ले सकते थे ना, एटलीस्ट 1 तीनों में से नॉन जीरो है, उस केस में रैंक आ गई 2। इसका मतलब रैंक क्या रहेगी, 1 तो आ ही नहीं सकती ना किसी भी केस में। अगर आप तीनों को नॉन जीरो लोगे तो भी रैंक 1 नहीं आएगी, क्योंकि ये केस तो उसमें भी रहेगा ही। अगर मान लिया आपने H के साथ साथ F भी नॉन जीरो ले लिया, तो ये माइनर तो रहेगा ही ना उसमें, ये नॉन जीरो मिलते ही रैंक 2 तो पक्का है, हो सकता है 3 भी आ जाए, 2 से कम तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। उसके बाद अगर G भी नॉन जीरो है, मान लिया चलो G भी नॉन जीरो है, G नॉन जीरो है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनर तो मेरे पास रहेगा ही ना अगर H नॉन जीरो है तो, और ये माइनर नॉन जीरो आते ही रैंक 2 तो आ ही गई। हो सकता है 3 ऑर्डर का माइनर अगर नॉन जीरो आ गया तो रैंक 3 आ जाएगी, 2 से कम तो नहीं आ सकती ना। 2 की श्योरिटी तो यहीं से हो गई जब एक नॉन जीरो ले लिया, क्लियर है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका जो रैंक आएगा वो 1 नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये है, जरूरी नहीं आप प्रूफ को ऐसे ही करते। यहाँ जो आपकी बुक में दे रखा है वो 4x4 की मैट्रिक्स लेके चला है, 4x4 की मैट्रिक्स लेके तब उसने प्रूफ को कंप्लीट किया है, ठीक है। 4x4 की लेके कर सकते हो आप, मैंने 3x3 का लेके करवा दिया ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि जरूरी नहीं है कि आपको 4x4 की लेके करना है, ठीक है। 5x5 की लेके कर दो, क्लियर बच्चों। उसके बाद बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट रैंक a इज लेस देन इक्वल टू। आपको x की वैल्यू निकालनी है, एक मैट्रिक्स की 3x माइनस 8, यहाँ पर भी 3x माइनस 8, यहाँ पर भी 3x माइनस 8, ठीक है। बाकी पोजीशंस पे 3 3 3, ये एक मैट्रिक्स दी 3x3, ठीक है। अब इसने ये बोल दिया कि आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसकी रैंक क्या आ जाए, लेस देन इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that rank of a क्या आ जाए,
लेस देन इक्वल टू, अब बताओ बच्चों, रैंक ये बोल रहा है ए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जो रैंक आनी चाहिए वो या तो 2 या 2 से भी कम। इस बात का क्या मतलब है, रैंक 3 तो नहीं हो सकती, 3 नहीं होनी चाहिए, रैंक 3 नहीं होनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, कब नहीं आएगी, अगर ये माइनर जो 3 ऑर्डर का माइनर एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एक नॉन जीरो मिल गया हमें तो रैंक कम से कम 3 हो सकती है ना। और हम बोल रहे हैं 3 नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से कम होनी चाहिए। इस बात का मतलब कि जो 3 ऑर्डर का माइनर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 0 होना चाहिए। आ गया समझ? देखो चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं, पहले माइनर देख लेते हैं। यहाँ से नहीं दिया है, यहाँ से बच्चों जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा वो बताना मुझे। देखो तीन रो है, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो 3 एज इट इज रख लिया। अब 3 है नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको 3 ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया मेरे पास m1 माइनर को ड्रॉ करते हैं, लिख दो एज इट इज 3x माइनस 8 3 3, यहाँ पर 3 3 3x माइनस 8 और ये 3 3x माइनस 8, ये आ गया माइनर। सोल्व कर लेंगे बाद में, ये माइनर आ गया। अब दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, हो सकता है ये माइनर आ जाए 0, फर्स्ट केस। अगर ये माइनर आया 0 तो फिर हम ये बोल देंगे कि इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। यहां से हमें क्या पता चलेगा, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3 नहीं हो सकती, 3 से कम ही होगी, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। और सारे एलिमेंट 0 होते तो 0 हो जाती, बट यहाँ पे सारे एलिमेंट 0 नहीं है तो 0 तो नहीं होगा, तो रैंक 3 नहीं हो सकती। रैंक 3 नहीं हो सकती तो यहाँ से मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना बच्चों, ये रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकती हूँ। तो ये वाला वो केस है। चलो दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई नहीं, इसने यही पूछा है। अगर सेकंड केस में क्या हो सकता है आपके पास, ये वैल्यू फर्स्ट केस में तो 0 लेके चल पड़े, मान लिया नॉन 0 आ जाएगा, सेकंड केस मैंने नॉन 0 ले लिया। अगर ये वैल्यू नॉन 0 आ गई तो रैंक क्या आ गई बच्चों, 3, रैंक आ गई 3, क्योंकि 3 ऑर्डर का मुझे एक नॉन 0 माइनर मिल गया, ठीक है। और 4 ऑर्डर का कोई माइनर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो यहां से अगर ये नॉन 0 आया तो रैंक होगी 3। लेकिन इसने वो x की वैल्यू पूछी हमसे जब रैंक a की लेस देन इक्वल टू 2 आए, तो लेस देन इक्वल टू 2 कब आएगी रैंक, जब ये जो माइनर है ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से इस माइनर को 0 के इक्वल पुट करो, 0 के इक्वल पुट करके और यहाँ से जो भी वैल्यू आए, डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हो ना, डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, देखो मैं बताती हूँ क्या आएगा, डिटरमिनेंट तुम कर लेना सोल्व। यहाँ से जब इसको सोल्व करके लिखोगे ना बच्चों तुम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 11 3x माइनस 11 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास। जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू निकालोगे तो ये 0 या ये 0, ये तो दोनों यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी, सेम फैक्टर है ना, या फिर ये 0। यहाँ से जब इसको 3x माइनस 11 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x, 3x इज इक्वल टू 11 और यहाँ से x इज इक्वल टू 11/3, ये वैल्यू आ गई है। तो अगर इस मैट्रिक्स में x की जगह आप 11/3 रख लो, 11/3 रखने का मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर x की जगह पे आपने रखा 11/3 तो 3 से 3 कैंसिल, 11 माइनस 8 3 आ गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स के का हर एलिमेंट क्या है, 3 3 3 ऐसे है। तो जब उसको यहाँ से जब आप x की वैल्यू ले रहे हो क्या 11/3, तो यहाँ पर पुट करोगे, ये आ गया आपके पास आंसर। आपको अगर चेक करना है ये मैट्रिक्स आ जाएगी उसके, ठीक है। ये मैट्रिक्स आने के बाद अब जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे वो तो 0 आएगा, लेकिन x की वैल्यू वहां से निकली है, जब डिटरमिनेंट 0 है तो वो तो पक्का 0 है, क्योंकि तीनों की तीनों रो आइडेंटिकल है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके 2 ऑर्डर के माइनर लेके चलोगे ना, 2 ऑर्डर का कोई भी माइनर ले लो, हर पोजीशन पे 3 3 ही तो है,
तो यहाँ से 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। तो हर 2 ऑर्डर के माइनर में यही आएगा आपके पास 0। तो 2 ऑर्डर का माइनर भी 0 हो गया। 1 ऑर्डर का नॉन 0 है 3, है ना। तो रैंक क्या आ जाएगी इस केस में 1। रैंक भी निकाल दी हमने, तो रैंक आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी बच्चों 2/3। ठीक है, देखो अगर आपके पास आ जाए 3x माइनस 2, ये भी तो 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो 3x इज इक्वल टू 2, यहाँ से x इज इक्वल टू 2/3, ये आ गया। अब अगर x की वैल्यू आ गई 2/3, तो देखते हैं पुट करके क्या आएगा हमारे पास। यहाँ तक आ गया है सबको समझ। तो ये x की वो वैल्यूज आई है 11/3 और 2/3, जिसके लिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी वो लेस देन इक्वल टू 2 रहेगी। दो वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहां तक ही करना था आपको, बस हो गया आपका सोल्व। ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि इस केस में क्या रैंक आ रही है, वो भी आगे करवाते हैं। ठीक है, बस यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो 2/3 आई थी ना, जब आपकी x की वैल्यू 2/3 है, तो फिर ये मैट्रिक्स क्या बनेगी बताओ। A इक्वल टू -6 3 3 -6 3 3 3 3 -6 ये आ। ठीक है बच्चों, आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो तो पक्का 0 आएगा। जब माइनर निकालोगे ना m1 3 ऑर्डर का जो माइनर निकलेगा, मतलब जो डिटरमिनेंट एक हुआ वो आएगा 0, क्योंकि ये वैल्यू ही वहीं से निकली है। ठीक है, अब क्या करोगे 2 ऑर्डर के चेक कर लो, 2 ऑर्डर का ही यही लेगा, नॉन 0 आ गया ना। यही माइनर जब आप लोगे, जब आपने थर्ड कॉलम और थर्ड रो को डिलीट करके माइनर लिया m2 माइनर कौन सा लिया मैंने -6 -6 3 3, ये नॉन 0 आ गया, वैल्यू की जरूरत ही नहीं मुझे। ठीक है, नॉन 0 आते ही इसकी रैंक क्या होगी 2। तो यहाँ पर इस केस में रैंक क्या आ गई हमारे पास, तो दोनों ही वैल्यू हो सकती है x की। तो x इज इक्वल टू 11/3 और x इज इक्वल टू 2/3, ये वो वैल्यूज आ गई जिसके लिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी ना बच्चों, वो लेस देन इक्वल टू 2 रहेगी, या तो 2 आएगी या 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला है फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है विल बी लेस देन 3। ऑल्सो फाइंड रैंक, रैंक भी आपको निकालनी है। देखो क्या दिया है इससे अगला, एक मैट्रिक्स दी है बच्चों 1 0 0 0, यहाँ पर दिया 0 0 p -2 q -1 1 0 और यहाँ पर 2 p +2 और 3। ये मैट्रिक्स दी है, मान लिया ये मैट्रिक्स है। ठीक है, कितने क्रॉस कितने की है मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 की है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों इसने क्या पूछा है स्टेटमेंट में, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3, और आपको फिर वो रैंक भी बतानी है। इसकी रैंक 3 से लेस होनी चाहिए, वो कंडीशन निकालनी है। वहां से आपकी पी और क्यू की वैल्यू आएंगी, वो पी और क्यू की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद जैसे पिछले में किया है, पुट करने के बाद रैंक निकाल देना, जो भी मैट्रिक्स आई उसकी रैंक बता देना। ठीक है, करते हैं। देखो रैंक लेस देन 3, सबसे पहले तो माइनर देखेंगे बच्चों। माइनर क्या हो सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है 4, तो अगर आप नंबर ऑफ रोज 4 ही रखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनर तो डिटरमिनेंट होता है ना, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। यहाँ पे एक कॉलम और कहाँ से लाओगे, नहीं आ सकता ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं, 4 क्रॉस 4 का तो माइनर बनेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 क्रॉस 3 के तो बन जाएंगे, कॉलम आप 3 रख लो और रो एक एक डिलीट करते चलो।
ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 3 ऑर्डर के माइनर बनाए, m1 इज इक्वल टू, फर्स्ट माइनर क्या बना बच्चों, कॉलम तो 3 ही रखे, अगर कॉलम 3 है तो रो भी 3 लेनी पड़ेगी, और रो है कितनी, नंबर ऑफ रोज 4 है ना, तो नंबर ऑफ 3 रखनी है आपको, नंबर ऑफ रोज, तो क्या करोगे, एक एक को डिलीट करते चल पड़ो। पहले मैंने फर्स्ट वाली को डिलीट किया, फर्स्ट वाली को डिलीट, या फिर पहले थर्ड वाली को कर देते, 1 0 0 सारी ही करनी है वैसे तो, 0 p माइनस 2 0 क्यूब माइनस 1 प्लस, ठीक है बच्चों, हो गया ये। उसके बाद m2 3 ऑर्डर का ही बनेगा पहले तो, कौन सा माइनर आएगा, जब आप सेकंड नहीं थर्ड रो को डिलीट करोगे ना, अब की बार मैंने थर्ड रो को डिलीट कर दिया, थर्ड रो को डिलीट करके फर्स्ट रो एज इट इज लिखो 1 0 0, सेकंड रो एज इट इज 0 p माइनस 2 2, और ये फोर्थ भी एज इट इज 0 0, ये आ गया। फिर उसके बाद बच्चों m3 जब आप लिखोगे तो सेकंड रो को डिलीट कर दिया, इस बार सेकंड रो को डिलीट करके लिखोगे तो आप 1 0 0, फिर ये तो डिलीट कर दी, फिर 0 क्यू माइनस 1 प्लस 2, यहाँ से 0 0 3, ये आ गया आपके पास एक 3 ऑर्डर का माइनर। उसके बाद बच्चों एक और बच गया है, जब आप फर्स्ट रो को डिलीट करोगे, फर्स्ट रो को डिलीट करके लिखोगे तो 0 p माइनस 2 2 0 q माइनस 1 p प्लस 2 0 0 3, ये 4 माइनर आ गए बच्चों 3 ऑर्डर के। क्या इसके अलावा भी कोई बनेगा 3 ऑर्डर का, नहीं 4 ही बनने थे, ठीक है। अब इसने बोला बच्चों कि रैंक जो मैट्रिक्स की है ना, आपको वो कंडीशन निकालनी है जब रैंक इसकी लेस देन 3 आए। तो अगर इनमें से देखो, मान लिया ये नॉन जीरो हो गया, ये नॉन जीरो हो गया, तो यहीं से रैंक क्या आ गई, 3 आ गई। अगर ये नॉन जीरो हुआ तो इसकी रैंक आई बच्चों ये की 3, बट हमें तो लेस देन 3 चाहिए, लेस देन 3 चाहिए तो ये 0 ही होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद m2 है, मान लिया m2 हो गया नॉन जीरो, m2 नॉन जीरो होते ही एक नॉन जीरो माइनर मिल गया ऑर्डर 3 का, इसका मतलब रैंक क्या आ जाएगी 3, लेकिन हमें तो रैंक लेस देन 3 चाहिए, यहाँ से ये केस आ गया रैंक इज इक्वल टू 3, बट हमें तो वो कंडीशन निकालनी है जब रैंक आपकी लेस देन 3 हो, तो यहाँ से ये भी नहीं लेंगे हम, यहाँ से ये भी आपका 0 के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद m3, अब m3 पे भी सेम चीज, अगर हो सकता है ये नॉन जीरो या फिर 0, दो ही पॉसिबिलिटी है। ये अगर नॉन जीरो आ गया बच्चों, अगर ये नॉन जीरो आया तो रैंक क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी 3, लेकिन हमें लेस देन 3 चाहिए, लेस देन 3 चाहिए है तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर भी बच्ची दो ही पॉसिबल केस है, या तो ये जो डिटरमिनेंट सोल्व करोगे माइनर जो आएगा नॉन जीरो आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। अगर नॉन जीरो आया तो इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आ जाएगी 3, लेकिन हमें लेस देन 3 चाहिए है ना, लेस देन 3 चाहिए, तो ये माइनर भी। अब ये 4 माइनर 0 आ गए आपके, ये 4 माइनर 0 आते हैं, यहाँ से वैल्यू जब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे ना, 2 से ही आपकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 2 ही अननोन है, एक तो ये p अननोन है और एक q अननोन है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल अननोन है ना, वहां से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। एक तो यहीं से निकल जाएगी p की, इसको सोल्व करके बताओ मुझे p की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगी ना बच्चों, देखो इसका डिटरमिनेंट 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो यहाँ से p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ठीक है, p इज इक्वल टू 2, तो p की वैल्यू तो हमारी निकल गई डायरेक्ट ये। उसके बाद p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगी, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ पर p है, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दो, या जरूरत ही नहीं p की वैल्यू पुट करने की, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 3 इंटू q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से q की वैल्यू आ गई 1, ये आ गई p और q की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यूज मैट्रिक्स में पुट कर दो, ये वैल्यूज ले जाकर मैट्रिक्स में पुट करोगे तो मैट्रिक्स आपकी बनेगी 1 0 0
0 0 0 और यहाँ पर p की वैल्यू 2 आ चुकी है हमारी, तो 2 माइनस 2 0, q की वैल्यू 1 आ चुकी है तो q माइनस 1 1 माइनस 1 0, ये 0 था ही। उसके बाद ये 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये मैट्रिक्स आ गई बच्चों आपके पास 4 क्रॉस 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का आप रैंक निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। देखो 3 तो आएगी नहीं, 4 आ नहीं सकती क्योंकि 4 ऑर्डर का तो माइनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, माइनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रैंक तो 4 हो नहीं सकती। ठीक है, और वैसे भी जो रैंक होती है ना बच्चों, आपने देख भी लिया होगा एग्जांपल के उससे, तो एक रिजल्ट होता है कि जो रैंक आएगी मैट्रिक्स की वो लेस देन इक्वल टू रहेगी किससे, मिनिमम ऑफ m या फिर n, m और n का जो मिनिमम रहेगा ना उसके इक्वल हो सकती है, उससे भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है 3, तो रैंक ज्यादा से ज्यादा इस मैट्रिक्स की 3 हो सकती है, और 3 होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि चारों माइनस 0 लेके ही तो p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाकी एक चीज और करनी है आपको, ये p और q की वैल्यू है ना, ये m1 और m4 भी सेटिस्फाई करता हो, ये चेक कर लेना है। 0 ही आएगा यहाँ पे तो, बट चेक कर लेना है। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है और ये देखना है ये माइनस 0 आ रहा है, यहाँ पर भी पुट करनी है, 0 ही आएगा, बट आपको चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया बच्चों, तो 3 ऑर्डर के माइनर हो सकते हैं, लेकिन 3 ऑर्डर के सारे 0 है, अभी देख लिया हमने 3 ऑर्डर के 0 है, तो अब 2 ऑर्डर का माइनर ढूंढो जो नॉन 0 आ जाए है। तो देखो क्या करोगे, इसको डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, बाकी आप कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो या फिर ले लो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ से, देखो 2 ऑर्डर का जो माइनर लिया मैंने m5 बोल दिया बच्चों, m5 1 0 0 2, जरूरी नहीं आप ले लेते, बहुत सारे माइनर है, 3 तो है यहाँ पे, 3 नॉन 0 माइनर तो आ ही जाएगा। यहाँ से ये आ गया नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई जो रैंक आई बच्चों ए की वो आ गई। ठीक है, आ गया समझ, ये हो गए इसके सारे एग्जांपल्स हो गए, आप क्वेश्चंस देख लीजिए। देखो बच्चों, फर्स्ट आपने कर लिया होगा, सेकंड आप कर लोगे, ए की रैंक निकालनी है, बी की रैंक निकालनी है, फिर ए प्लस बी की रैंक निकालनी कर लोगे आप, फिर उसके बाद थर्ड भी आप कर लोगे बच्चों, रैंक निकालनी है ए की रैंक निकालने के लिए आप क्या करो, डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करना 11 12 का काम है, सोल्व कर लोगे, जो भी वैल्यू आई वहां से केस आ जाएंगे अलग अलग, जब आपका ए और बी इक्वल है और सी के इक्वल नहीं है तो उस केस में रैंक अलग आएगी। ठीक है, जब आपके ए बी सी तीनों ही डिफरेंट है और रियल है तो कुछ और रैंक आएगी। ठीक है, वहां से अलग अलग केस डिस्कस करना और रैंक बता देना, क्या करके देख लेना, अगर नहीं हो तो फिर मैं करवा दूंगा। उसके बाद फोर्थ है बच्चों, फोर्थ में रिजल्ट यूज हुआ है तो फोर्थ में बाद में करवाऊंगी आपको, अभी फिफ्थ देख लो एक बार। फिफ्थ में देखो एक बार, ए अगर आपके पास n स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स आपके पास, ए जो है वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मैंने ये ले ली। ठीक है, उसके बाद इसने बताया कि जो उसकी रैंक आएगी वो n-1 है, इसने बताया जो रैंक आएगी ना ए की वो आपके पास n-1 है। ठीक है, उसके बाद जो प्रूव करके दिखाना है आपको, वो प्रूव करना है adjoint A is not equal to 0, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो एक बार दिमाग लगा के खुद से करोगे, मैं करवा दूं। देखो ए आपके पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनेगा वो n ऑर्डर का ही बनेगा, n ऑर्डर का बनेगा जब आप नंबर ऑफ रोज n ले लोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n ले लोगे, मतलब यहाँ से जब m1 जो बनेगा वो डिटरमिनेंट ए निकाल दो। अब दो पॉसिबल केस बनेंगे, हो सकता है ये नॉन जीरो हो जाए, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो रैंक क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, लेकिन रैंक तो उसने n-1 दे रखी है, n-1 दे रखी है, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट
जीरो ही होगा, ये डिटर्मिनेंट आपका जीरो ही होगा इस केस में। ठीक है, अब रैंक n-1 है तो आपने डेफिनेशन रैंक की पढ़ी थी, क्या समझते हो यहाँ से बताओ, इस लाइन से आप क्या समझते हो बच्चों? रैंक किसी मैट्रिक्स के n-1 है, n नहीं है इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो जीरो है ना। अब ये बता दो कि इस बात से आप क्या समझे कि कम से कम n-1 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर जरूर होगा, है ना। n-1 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर तो कम से कम मिलेगा ही, तभी तो रैंक n-1 आई है। अगर n-1 ऑर्डर के भी सारे माइनर जीरो हो जाते तो रैंक ये हो ही नहीं सकती थी, और रैंक इसने n-1 दे रखी है, n-1 दे रखी है तो कम से कम एक माइनर जरूर मिलेगा n-1 ऑर्डर का जो कि नॉन जीरो होगा। आ गई समझ बात? ठीक है, अब एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ मैं आपके सामने, 1 -2 3 -1 0 4 5 2 और माइनस, ये एक मैट्रिक्स लिखती हूँ बच्चों 4 ठीक है। मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, वैल्यू नहीं चाहिए मुझे एडजॉइंट मैं आपको करा चुकी हूँ वैसे, लेकिन वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, सिर्फ ये देख रहे हैं किस तरह से निकाल रहे हैं। तो क्या करोगे, देखो ये जो 1 है, इस 1 के अबाउट जो को फैक्टर निकलेगा उसको 1 से रिप्लेस करो, ऐसे ही करते थे। फिर इसका को फैक्टर निकाल लो, इसका जो को फैक्टर आया उसको -2 से रिप्लेस करो, फिर इसको से इसके को फैक्टर से, मतलब हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करके और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लेना है, आपके पास एडजॉइंट आ जाता है। अब को फैक्टर कहाँ से निकलता है बच्चों? माइनर से ही बताया था मैंने आपको, है ना। को फैक्टर और माइनर में सिर्फ एक ही चेंज होता है, अगर मान लिया मुझे C11 निकालना है यहाँ से 1 के अबाउट, है ना, तो वो होगा आपका -1 की पावर 1 + 1 m11 आपका माइनर है। ठीक है, तो अगर बच्चों एक बात बताओ, माइनर जीरो तो को फैक्टर भी जीरो, साइन की बात नहीं कर रही, सिर्फ जीरो और नॉन जीरो की बात कर रही है। अगर माइनर नॉन जीरो तो को फैक्टर भी नॉन जीरो। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि कम से कम एक माइनर n-1, यहाँ पर 3 × 3 की मैट्रिक्स है, मान के चलो कि इसका जो रैंक आ रहा है, रैंक भी लाओ मैं करवाई देती हूँ, जीरो ही करवा देती हूँ, जीरो नहीं मतलब रैंक नॉट इक्वल टू 3 करवा देती हूँ, लेस देन इक्वल टू 2, ऐसी मैट्रिक्स लिख देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, इसकी रैंक आपके पास 2 ही है, इसी का एग्जाम्पल हो गया, 2 ही है इसकी रैंक, 3 नहीं, आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप एक बात बताओ, इसकी रैंक 2 होने का क्या मतलब है कि कम से कम आपको एक माइनर ऐसा जरूर मिला है, ये लिख दिया मैंने 1 - 2 और 5, 2 ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर मिला है आपको, तभी तो रैंक 2 आई है, ये हो गया। अब ये जो माइनर निकला है, ये कहां से निकला है बच्चों बताओ? जब आपने सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड किया, आपने मान लिया को फैक्टर निकाल रहे हो, तो किस एलिमेंट का को फैक्टर आएगा यहाँ से? 6 का आएगा ना। 6 का जब निकालोगे तो ये 6 सेकंड रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे? सेकंड रो को डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बच गए उनका माइनर डिटर्मिनेंट निकाल दो, वो माइनर आ जाएगा इस एलिमेंट का 6 का। तो यहाँ से ये माइनर नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो आते ही जब मैं इसी का को फैक्टर निकालूंगी तो को फैक्टर भी तो नॉन जीरो आएगा, साइन चेंज हो या ना हो, हमें जीरो और नॉन जीरो से मतलब, नॉन जीरो आएगा ना। और वो को फैक्टर आप 6 की जगह पे लिखोगे, इस पोजीशन पे लिखोगे ना, यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, बाकी कुछ भी आएगा। तो एक तो नॉन जीरो कम से कम आ गया यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लोगे तो भी तो ये नॉन जीरो रहेगा ही। और मैट्रिक्स में अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गई तो वो नॉन जीरो मैट्रिक्स ही होती है, तो यहाँ से उसको नॉट इक्वल टू जीरो ही लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है बच्चों, क्या कि रैंक उसने दे दी n-1। n-1 रैंक देने का मतलब ये है कि कम से कम एक माइनर n-1 ऑर्डर का नॉन जीरो है आपके पास, और वो अगर नॉन जीरो है तो जब आप
इसके एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करोगे ना तो एक जगह पे नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी। तो एडजॉइंट में एक जगह पे आएगी ना नॉन जीरो एंट्री, वो नॉन जीरो एंट्री आते ही एडजॉइंट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। यही प्रूव करना था। आगे समझ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट।